अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। प्रोग्राम का आगाज़ आज की अच्छी बात से करेंगे कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का हमेशा ख्याल रखें। हम अपने लिए तो जी लेते हैं, ज़िंदगी गुजार लेते हैं, मगर दूसरों के लिए भी जीना सीखें। जब आप किसी के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखेंगे, मुस्बत इक़दामात करेंगे, रास्ते बनाएंगे, तो फिर यकीन रखेंगे बहुत से मुश्किल और नामुमकिन रास्तों को अल्लाह की ज़ात आपके लिए आसान कर देगी। जदीद दौर का तकाजा है कि इंसान आगे बढ़े, मेहनत करे, ये आपका बुनियादी हक है। लेकिन खुदारा बिल्कुल ही मशीन ना बन जाएं, आपके पास अपने प्यारों को देने के लिए वक्त ही ना रहे। रोज़मर्रा की रूटीन से कभी कभार ब्रेक ले, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को इस कदर उलझा लिया है कि हमारे पास अपने लिए भी वक्त नहीं निकल पाता। और ऐसा अक्सर होता है कि हम रात काम करते हैं, देर से सोते हैं, लेकिन सुबह जल्दी में उठकर बगैर नाश्ता किए ही घर से निकल जाते हैं। और फिर रिज़ल्ट ये निकलता है कि हम आगे बढ़ने की इस धुन में एक तरफ तो अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं, तो दूसरी जानिब अपनों के साथ गुजारने के लिए कीमती पल भी ज़ाया कर लेते हैं। मेहनत ज़रूर करें, लेकिन ख़ुद को ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी ज़रूर इन्वॉल्व रखें। घर के बुज़ुर्गों और बड़ों के पास बैठकर उनकी खैरियत ज़रूर दरियाफ़्त करें, इनसे मशवरे लें, इनसे बातें करें और छोटों के साथ तो ज़रूर बैठें। इनकी तरबियत आपकी ज़िम्मेदारी है। घर से बाहर आपके दोस्तों को आपके मशवरों की ज़रूरत रहती है। इन्हें समझाने के लिए भी अपनी रूटीन से ज़रूर वक्त निकालें, इनके साथ घूमें फिरें, बातचीत करें। और ये छोटी सी आदतें ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी को बेहतर और अच्छा बनाएंगी, बल्कि इससे हमारे माशरे पर भी असरात बेहद मुस्बत होंगे। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा पैगाम आप सबके लिए। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और व्यूअर्स, क्या आपको कीमती पत्थर पहनना पसंद है या नहीं? हो सकता है आपको पसंद हो, या हो सकता है कि आपको बिल्कुल ना पसंद हो, लेकिन अक्सर लोग इसको पहनना पावर की निशानी समझते हैं। लोग समझते हैं कि अगर वो ये पत्थर पहनेंगे तो वो लक को अट्रैक्ट करेंगे। कोई भी उनका ख़ास इवेंट हो, कोई जॉब इंटरव्यू हो, या कोई बड़ा उनकी ज़िंदगी का इवेंट हो, तो वो ये ज़रूरी समझते हैं कि हमने पत्थर लाजमी पहनना है। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, क्या पत्थर वाकई खुशकिस्मती की निशानी है और किन लोगों को कौन से पत्थर पहनने चाहिए। आपके स्टार साइन के अकॉर्डिंग आपका पत्थर कौन सा है, इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है शेख ज़वार रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। अच्छा ज़वार साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं, एक गलत फहमी है, उमूमन लोगों को लगता है कि वो कोई भी पत्थर पहन सकते हैं, लेकिन मैंने सुना था कि आपका जो स्टार साइन है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए पत्थर होता है और आपको वही पहनने चाहिए, तो क्या ये सच है? ऐसी है जी, बिल्कुल ऐसी है। कई बार अगर आप सही पत्थर नहीं पहनते तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं, और अगर आप जो है उसके अकॉर्डिंग पहनते हैं, आपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग पहनते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। वो आपकी पावर्स को, आपकी एनर्जीज़ को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपकी जो उसको हम कहते हैं डिटरमेंट को, आपकी परफॉर्मेंस को, इस चीज़ को इन्हेंस करते हैं। ये चीज़ अब साइंटिफिकली भी जो है वो अप्रूव है। ठीक है। अच्छा, तो फिर बताएं कि कौन से स्टार साइन को कौन सा पत्थर पहनना चाहिए? जल्दी जल्दी सारे जो हमारे स्टार साइंस है ना, उनके हमें मैं बहुत शॉर्ट बताता हूँ। एरीज वालों को कोरल पहनना चाहिए। ठीक है। टॉरस वालों को जो है वो ब्लू सफ़ायर और वाइट सफ़ायर बहुत अच्छा है। जेमिनाइज के लिए एमरल्ड और पेरिडॉट बहुत अच्छा है। कैंसेरियन के लिए जो है रूबी और क्लियर क्वार्ट्स पहनना ये बहुत अच्छा है। लियो के लिए रूबी है, और इसके अलावा अगर वो पसंद करें तो वो गार्नेट भी जो है वो पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं। वर्गों की बात अगर हम करें तो उनके लिए येलो सफ़ायर और फिरोज़ा बहुत ज़बरदस्त जो है वो रहते हैं। लिब्रा की बात करें तो डायमंड फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद मोजोनाइट है, फिर वाइट ओपल, ये पहन सकते हैं। स्कॉर्पियन के लिए गार्नेट बहुत अच्छा है। इसके बाद वो जो है जिसको हम कहते हैं रेड गेट, वो अल्टरनेट पे जो है वो पहन सकते हैं। सेजिटेरियस के लिए येलो सफ़ायर बहुत अच्छा है। इसके अलावा फिर वो सिट्रीन पहन सकते हैं। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ब्लू सफ़ायर इनके लिए बहुत ही आइडियल होता है, और इसके अलावा ये गार्नेट भी पहन सकते हैं। अकीक, यमनी भी जो है वो ये पहनना इनके लिए अच्छा होता है। एक्वेरियस की मैं बात करूँ तो ब्लू सफ़ायर डार्क ब्लू कलर में, और साथ में जो लेपिस लजुली जिसको कि हम लाजवत भी कहते हैं, ये बहुत अच्छा है। पाइसेस वालों के लिए एमरल्ड बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त इनके लिए रहता है। इसके अलावा पेरिडॉट पहन सकते हैं। नेफ्राइट बड़ा मैजिकल स्टोन इनके लिए जो है वो रह सकता है। तो ये 12 ज़ोडिक साइन के लिए जनरल है।
इंडिविजुअल जो है वो हम देखते हैं कि उनके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग उनको किस काम के लिए कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। वो अच्छा। फिर इसकी एक अगली फॉर्म आ जाती है, वो इंडिविजुअल पे अच्छा, चली इंस्टा जाएगी। पे ना मैं काफ़ी देख रही होती हूँ जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, मुख्तलिफ क्रिस्टल्स हैं जो रेकमेंड करते हैं और फिर फिंगर भी बताते हैं कि इस फिंगर में आपने पहनना है तो आप ये चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए तो उसके लिए एक अलग है बिल्कुल ऐसे स्टोन, ही। और फिर अगर आपको चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हों तो उसके लिए अलग स्टोन है। और फिर उन्होंने फिंगर भी बताई है कि राइट में पहनना है कि लेफ्ट में पहनना है। बहुत ज़्यादा आप चाहते हो, आपको पैसा है तो उसके लिए भी है। तो ये हमें बताया बहुत ज़्यादा पैसा है, इसके लिए कौन सा स्टोन है? सिटीन, सिटीन द बेस्ट स्टोन फॉर द अच्छा। फाइनेंस। इसका ये बिलोंग करता है जुपिटर से, और जुपिटर जो है ये एक्सपेंशन का है, ये तरक्की का है, ये आपको करेज देता है, स्ट्रेंथ देता है, आपको आगे अच्छा। बढ़ने के लिए एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर आप लव अफेयर्स की तरफ जाते हैं या आप अपनी इमोशंस किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज द बेस्ट ऑप्शन। और अच्छा। अगर आप कोई कहीं पे जॉब पे जाते हैं, वहाँ पे आपको कोई मतलब डोमिनेट नहीं होने देता, लीडिंग रोल लेना चाहते हैं, कुछ अपने अंदर एनर्जी चाहते हैं, टाइगर पहने, टाइगर बहुत अच्छा है। रूबी पहने, रूबी बहुत अच्छा है। ये वो स्टोन है जो कम कॉस्ट में आपको अच्छा जो है वो देते हैं। आपको इनर पीस चाहिए, आप जो है वो टर्क्वाइस पहने। आपको चाहिए कि आप अपनी ऑरा को क्लियर करना चाहते हैं तो आप एमेथिस्ट पहन लीजिए। आप प्रॉब्लम्स से बचना चाहते हैं, जॉइंट्स पेन है, इवन कि हेल्थ के लिए भी ये मिनरल्स के तौर पे यूज होते हैं, हेमाटाइट पहन लें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इन स्टोन्स के। मैं तो इसको शायद 2008 से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि मैंने ये सुना था कि जो आपके रिंग्स है ना वो किसी और को आपको नहीं देनी चाहिए। जो रिंग्स है ना उसमें एनर्जीज होती हैं, तो मुझे पर्सनली नहीं पसंद मेरी कोई रिंग पहने, ना ही मैं किसी और की रिंग कभी पहनती हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ ट्रू और नॉट, क्योंकि जो पत्थर है वो तो मैंने सुना था कि अगर वो आपका है तो आप वो किसी को नहीं दे सकते ना पहनने के लिए, क्योंकि उसमें एनर्जी होती है। तो इस सवाल से गाइड करें कि क्या ये सच है? इट्स वेरी ट्रू। और अच्छा। बिल्कुल मेरी भी रिकमेंडेशन यही होती है, यूज स्टोन कभी इस्तेमाल ना करें, चाहे वो आपके फादर का है, आपकी मदर का है। आप उसको अपने पास निशानी के तौर पे तो रख सकते, लेकिन यूज़ ना करें उसको। ठीक है, कॉलर है दोबारा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल कीजिए। मुझे ये पूछना है कि नजर से बचने के लिए कौन सा स्टोन यूज करना चाहिए? लेब्राडोराइट जी, ये आपके ऑरे को क्लीन करता है और नेगेटिव एनर्जीज को आपके पास आने से रोकता है। ये एक मल्टी कलर का स्टोन है, इसमें मोस्टली जो है ब्लू टोन मिलती है, और हमें सब ग्रीन पहन टोन सकते मिलती हैं है, ये? सब पहन सकते हैं। और कोई फिंगर भी है कि नहीं, मतलब इसको राइट में पहनने के लेफ्ट में पहनने देखें, राइट हैंड में पहने, मिडिल फिंगर में पहने, और सबसे बेस्ट है कि आप इसको गले में पहने, थोड़ा सा बड़े साइज का पहने, ताकि उसकी एनर्जीज जो हैं वो ज़्यादा हों। ठीक है, तो नज़र के लिए आपने बता दिया। तो हम बात कर रहे थे कि सक्सेस के लिए कौन सा होना चाहिए? टाइगर बेहतरीन स्टोन है। और हमने कई ऐसे लोग जो कि मॉरली बहुत डाउन चले गए हुए थे, और वो कहते थे हम कोशिश करते हैं लेकिन अपने अंदर वो करेज नहीं पाते, तो उनको हमने ये वेयर करवाया, बड़े अच्छे उसके रिजल्ट्स हमने देखे। अच्छा, तो हम तलाश कैसे करें और डिफरेंशिएट कैसे करें कि असल कौन सा पत्थर है और नकली कौन सा है? क्योंकि प्राइसेस उतनी होती हैं और थोड़े देर से बाद पता चलता है कि ये तो fake था। हमारे साथ स्कैम हो गया। एक्चुअल चीज़ जो है वो ये है कि अथेंटिक जगह से लें, उस बंदे से परचेज करें जिसकी वर्थ हो, जो कि मार्केट में अपना नेम रखता हो या नॉलेज रखता हो कि रियल क्या है क्या। मेरे 2 बच्चों को मैंने जेमियोलॉजी का सर्टिफिकेशन करवाई है इसीलिए, अच्छा। ताकि हम इसको चेक कर सकें। मैं खुद 2008 से इस फील्ड में हूँ, तो काफ़ी कुछ तो अब देख के समझ आ जाता है, जहाँ पे नहीं आता वहाँ पे फिर इंस्ट्रूमेंट्स का हम भी उसको साइंटिफिकली जो है वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, आपको लिए मैं बताता चलूँ कि हमने अपनी वेबसाइट पे ना सिर्फ स्टोन दिए हैं, बल्कि वहीं पे हमने बहुत सारा नॉलेज शेयर किया है कि किस पर्सन को किस काम के लिए कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, उसका ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग, यानी 12 के 12 ज़ोडिक साइन को। फिर हमने अंदर जो है वो बहुत सारी ऑप्शन मज़ीद भी दी है। आपको जॉब के लिए पहनना है तो कुछ और है, आपको मैरिज के लिए पहनना है कुछ और है, आपकी एजुकेशन का सेक्टर है तो फिर कुछ और है। तो वहाँ पे फिर हमने वहीं पे बताया है कि आपको ये स्टोन किस मेटल, किस फिंगर, किस डे और किस टाइम में वेयर करना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मुरसलीन बात कर रहा हूँ चकवाड़ से। जी मुरसलीन, क्या सवाल है आपका? जी ये अनारी यकूत के मालूमात करनी थी। दोबारा रिपीट कीजिएगा।
ये जो नारी यकूत होता है, ये मर्द के लिए पहनना जायज़ है या नाजायज़ है? अच्छा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको आप अनारी याकूत कहते हैं ना, ये मोस्टली फेक मिलता है आपको, ये सिंथेटिक होता है। और आपका जो सही आपको लेना चाहिए वो पत्थर सही लें, और आपको चाहिए कि उसको ऐसा पत्थर लें रूबी का जिसका रंग जो है वो अनार के दाने की तरह का हो, तो वो पहने। और दूसरा आपका सवाल ये था कि मर्द के लिए जायज़ है। जी, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको आप संडे मॉर्निंग को जो है वो रिंग फिंगर में पहनना स्टार्ट करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दिल को तकवीयत देगा, आपको डोमिनेट करेगा, एनिमीज़ को डिफीट करने में बहुत अच्छा है। अच्छा। अक्सर हमने इसके जो तबीब हजरात हैं उनको एज ए मिनरल इसको यूज़ करते देखा है। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है। अच्छा, आप मोहे नजफ, इसके हवाले से मैं बताएं, मैं अगर सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, इसकी बड़ी लोग बड़ा इमोशनली अटैच भी हैं, एक तो बताएं मैंने इसको सही प्रोनाउंस किया? नहीं, ये मुए नजफ है, अच्छा, हे नहीं है। मुए नजफ, जी, ठीक है। ये फारसी का लफ्ज़ है। मुँह कहते हैं बाल को, अरबिक में भी फारसी में भी मुँह कहते हैं बाल को। ये इसको रुटाइल क्वार्ट्स कहते हैं हम लोग, और इसके अंदर ऐसे होती हैं नीडल्स होती हैं जैसे कि बाल होते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत अच्छा है, आपके ऑरा को क्लीन करता है, आपकी जो डेली रूटीन्स हैं उसमें बेटरमेंट आपको जब वो लेके आता है। इमोशनली आपको जो है वो बैलेंस करता है। अच्छा। और जब आप इमोशनली एग्रेसिव नहीं होते तो आप बहुत सारी चीज़ों को ख़राब होने से बचा क्योंकि अक्सर जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, उनको कहते हैं कि आप ये पहने, ये वाला मुए पहन नजफ। बिल्कुल है। तो ये बताएं कि अगर किसी पे जिन्नात वगैरह ऐसे भी कोई पत्थर होते हैं जिससे जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, जिन्नात हैं, ये चीज़ें आपसे दूर रहती हैं? देखिए, मैंने इसके बारे में जिक्र किया आपको कि लेब्राडोराइट, अच्छा। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसको ब्रेक करने के लिए इसमें मैजिकल किस्म के जो हैं वो इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। और मैं इसको कई साल से मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोगों ना, स्पेशली हमारे सिंध में जो है ये बहुत ज़्यादा है, पंजाब में भी है, कि लोग अपने घर में काला तीतर रखते हैं कि जी ये अगर परिंदा आपके घर में है तो नेगेटिव एनर्जीज़ या इस तरह की चीज़ें आपके घर में नहीं आएंगी, और अगर आएंगी तो ये उसके अपने ऊपर ले लेते हैं। बिल्कुल, वो तो सब जानवरों के बारे में कहा जाता है, जो आपके घर के पेट्स होते हैं ना, मतलब जिनको आपने बहुत अरसे से पाला होता है, अगर कोई भी मुश्किल आती है ना तो वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको। जी बिल्कुल ऐसा है। लेकिन काले तीतर के बारे में कुछ स्पेशल इसके बिल्कुल बारे में आपने सही मिलता है। कहा। तो इसी तरह लेब्राडोराइट को भी मैं कहता हूँ कि ये जेमस्टोन में काला तीतर है, और ये बड़ी जल्दी आपको क्लियर करता है, आपके ओरे को क्लियर करता है, नेगेटिव एनर्जीज को आपकी तरफ आने से रोकता है। मैंने इसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, और बड़ी मज़े की बात यह कि बहुत कम जो है वो कॉस्ट का स्टोन है, बहुत कम कॉस्ट का है, कोई इतना एक्सपेंसिव स्टोन नहीं है, ये कोई प्रीशियस स्टोन नहीं है, बट इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला है तो वो ये जो आपने सारे स्टोन्स, हाँ एग्जैक्टली, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोन्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, उमूमन जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, हमने काफ़ी हद तक ट्राई किया कि हम उसको क्लियर करें, और फिर किसी दिन इस पर हम और डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद थे शेख जवार रज़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका शुक्रिया जी। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं, और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो उमूमन हमारे घरों में मौजूद होती हैं, हमारे किचन में मौजूद होती हैं, लेकिन हमें उनकी जो बेनिफिट्स हैं उनके आइडिया नहीं होता। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे लौंग की। लौंग मुझे लगता है हर घर में मौजूद होती है और खाने में भी डलती है, और फिर अक्सर दांत में दर्द हो तो वो एक टोटका जो हम घर में करते हैं, लौंग रख लेते हैं, वो भी हम करते हैं। तो लौंग के हवाले से आज हमने बात की है कि कौन सी बीमारियों में इसका जो फ़ायदा है वो हम हासिल कर सकते हैं, और कब हमें ये अवॉइड करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और कौन कौन से नुस्खे हैं। मज़ीद मैं नहीं बताऊंगी, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है, हकीम मुज़म्मिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक जी, है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि तिब्बे यूनानी में लौंग को इतनी अहमियत क्यों हासिल है? क्योंकि ये मसालों का बादशाह है। जितने भी गर्म मसाला जात हैं, अच्छा, उसमें इसको ये इनफरादियत हासिल है कि अपनी अफादियत के लिहाज से अतिब्बा इकराम ने इसको सबसे जो टॉप 1 जो इसकी फहरिस्त है ना, उसमें रखा हुआ है। इसलिए इसको जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत, और आज से नहीं,
सदियों से ये किचन की बहार को ताज़ा करने के लिए घरों में इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन एक चीज़ मशहूर है, जैसे आपने भी इंट्रो में कहा कि ये दांत के दर्द के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है। ये दांत के दर्द के लिए इजाफी इस्तेमाल होता है। अच्छा। लेकिन असल फ़वाइद इसके जो खसूसी तौर पर इसके अंदर पाए जाते हैं वो ये हैं कि ये हमारे जिस्म में पलने वाला कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा होता है, ये उसको ख़त्म करने में मुआवन साबित होता है। अच्छा। हमारे जिस्म के अंदरूनी पार्ट्स में, आंतों में, जिल्द में या कोई भी अंदरूनी हिस्से हैं उनमें कोई सोजिश, कोई इन्फेक्शन बन चुका हो तो ये उनको भी ठीक करने की सलाहियत रखता है। ठीक है। और हमारा मुदाफ़ती निज़ाम जो जिस्म की एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला होता है, ये उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। अगर इसको और ज़्यादा शार्ट करके कहें ना तो ये वायरस प्रूफ बनाता है हमारी बॉडी को। अच्छा अच्छा। हमारी पूरी बॉडी को ये ऐसे महफूज कर देता है, इसके अंदर अल्लाह ने ऐसी सलाहियत रखी हुई है। एंटी बैक्टीरियल। बिल्कुल, बैक्टीरियल भी है, इन्फ्लामेशन उसमें भी जो है वो ये बहुत ज़्यादा है। और अक्सर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई हो या ब्लोटिंग हुई हो ना तो इसको पानी में डाल के पीते भी हैं लोग। जी, ये तरीक़ाकार इस्तेमाल है ना, वो मुख्तलिफ हम शेयर करेंगे कि किस तरह के साथ, किस तरीके के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक इसका मिजाज है तीसरे दर्जे का गर्म और खुश्क। हर चीज़ का एक मिजाज होता है। ये मिजाजन जो है वो गर्म खुश्क है, लेकिन तीसरे दर्जे का गर्म खुश्क है। और इसके अलावा जो मैंने चंद चीज़ें अर्ज़ की, इसके अलावा जो इस वक्त हमारे ये जो दिन चल रहे हैं, घर में जो मक्खी मच्छर ख़त्म नहीं हो रही होती है, ये उसके लिए जादू का काम करता है। अच्छा, वो कैसे? ये बहुत अक्सीर एक नुस्खा है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ लौंग का तेल मिल जाएगा, खालिस लौंग का तेल लेके और उसमें थोड़ा सा जो है वो तिलों का तेल मिला लेना है, और इसमें बिल्कुल जो है वो माइनर सी काफूर की टिक्की मिल जाती है, वो थोड़ी सी मिला लेनी है, और इसमें 1 कप पानी मिला लें और इसको मिक्स करके एक स्प्रे बना लें। अच्छा। और ये बेहतरीन आपकी मक्खी और मच्छर को भगाने वाली स्प्रे घर में तैयार हो जाएगी। घर के कोनों में इसकी स्प्रे कर दें और बेड के नीचे कर दें, किचन में कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इन दिनों में जो बहुत ज़्यादा मच्छर में इजाफा हो रहा है, मक्खियों में इजाफा हो रहा है, वो हमारा घर इनके हमलों से महफूज रह जाएगा। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। गुलाम सरवर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है ये आपका? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? वो हकीम साहब से बात करनी है। मेरा जो खाना खाता हूँ ना मैं, तो वो वापस मुंह में आना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? बंद होगी। उम्र कितनी है आपकी? 80 है। ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं है आपको? पहले भी एक हकीम साहब आए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि सौंफ, मुलट्ठी और हल्दी, आपको बीपी का मसला तो नहीं है? इस्तेमाल करें, मैंने किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, आपको बीपी का मसला तो नहीं है? बीपी या शुगर का? नहीं, बीपी का कोई मसला नहीं, शुगर का कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक। आप एक काम करें, खाना खाने के 20 मिनट बाद सिर्फ ये लौंग लेके 3 अदद लौंग, सिर्फ 3 लौंग लें और इसको 1 कप पानी में उबाल के उतार के इसमें 3 कतरे सिर्फ लीमू के डाल के और थोड़ा सा शहद डाल के ये पीना शुरू कर दें सुबह और शाम। ये आपको वक्ती तौर पर रिलीफ ज़रूर दे देगा, लेकिन इसके बाद चेकअप करवा के अपनी बीमारी की तशखीस करवा के उसका इलाज करवाएं तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये भी बता दें कि किस टाइम लेना है और कितने दिन तक लेना है, सिर्फ एक दिन की रेमेडी नहीं होगी ये? जी, ये खाना खाने के बाद 20 मिनट तक 2-3 दिन तक ये ले सकते हैं। 2-3 दिन में इनको ये जो मसला खाना बाहर आ रहा है, यही नुस्खा मैं आगे शेयर करने वाला था तो वो कॉलर ने पूछ लिया। अक्सर ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग बन जाए या पेट में तनाव बन जाए या ऐसे गदला तेज़ाबी मादे वाला पानी जो है वो बाहर, यानी कै भी नहीं होती, जी मतली भी नहीं करता, लेकिन हल्का सा पानी आना शुरू हो जाता है। तो उसका ये नुस्खा ये होता है कि सिर्फ 3 लौंग मुंह में रख के हल्का हल्का चबाना शुरू कर दें और इसको चबा के चूसना शुरू कर दें। कुछ ही वक्त में
वो जो बहुत ज़्यादा तेज़ाब बना हुआ होता है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है और उससे हाजमे में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। ठीक है। अक्सर हकीम साहब ऐसे भी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा के, ऑयली खाना खाते हैं, उसके बाद हम लेट जाते हैं जी। हम कोई वॉक नहीं करते। जी। हालांकि 40 कदम तो इस्लाम में भी है ना कि आपको चलने ही चलने हैं, लेकिन हम अक्सर बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं और उसके बाद हम वॉक नहीं करते और फिर एसिड रिफ्लक्स हो जाता है हमें, और हम सो भी जाते हैं अक्सर खाना खा के, फिर हम नींद में भी इरिटेट होते रहते हैं। तो उसके बाद जब हम उठते हैं तो हमारा दिन भी नहीं अच्छा जा रहा होता, हमें एसिडिटी होती है और बहुत ज़्यादा हम अनॉयड भी फील करते हैं। तो उसके लिए हम लौंग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जो हम है ना, हमें सही होना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर ये नुस्खे ठीक रहेंगे क्योंकि हम ही खुद को खराब करते हैं। अच्छा, हमने मुझे ही लगा अपनी हम खराब है तो हम नुस्खे इस्तेमाल करके सही हो जाएंगे। आप अपनी कह रहे हैं टाइमिंग हमें पहले हमने सही होना खराब पड़ेगा। कर ली हुई है। तो खुद पता भी है कि खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, पता भी है खाना खाने के बाद जो है वो वॉक करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो हम है ना वो हमने अपना आप बगाड़ लिया हुआ है, तो जिसकी वजह से फिर हमें इन नुस्खों की ज़रूरत पेश आ रही होती है। उसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा, ये दारचीनी ये वाली ले लें आप 50 ग्राम, ठीक है, और इसके बराबर वज़न ले लें लौंग, जिसका आज हम तारफ़ कर रहे हैं। आज सारे नुस्खे हम लौंग के मुतल्लिक़ इंशाल्लाह शेयर करेंगे और काफ़ी सारी बीमारियों के लिए कारआमद होंगे। लौंग ये भी ले लें आप 50 ग्राम, और दारचीनी ये ले लें 50 ग्राम। बस ये 2 चीज़ों का नुस्खा है, लेकिन इसके जायके को बेहतर करने के लिए इसमें थोड़ी सी मिठास के लिए आप मिश्री डाल दें, चीनी डाल दें, शक्कर डाल दें, जो डालना चाहते हैं, लेकिन वो इन दोनों के वज़न से आधा हो। जितनी ये वज़न बनता है 50 ग्राम, उससे 25 ग्राम जो है वो उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दें। ये आपके लिए घर में खुश जायका फकीर बेहतरीन हाजमे का एक चूरन बन जाएगा। लंबे चौड़े नुस्खों वाला चूरन नहीं है ये वाला। आप खाना खाने के जो अलामत आपने बताई, बिलखुसूस उनके लिए खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद इसका छोटा आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह बफज़ले ही ताला जो जिस्म में बदबूदार हवा पैदा हो रही है, तेज़ाब पैदा हो रहा है, या बहुत ज़्यादा जिस्म में जो है वो तनाव पैदा हो रहा है, वो इसके इस्तेमाल के साथ कम से कम हफ़्ता 10 दिन तक इस्तेमाल करें। अगर हफ़्ता 10 दिन के इस्तेमाल के बाद भी कोई नुस्खा आपको फ़ायदा नहीं दे रहा, तो फिर बजाय बहुत ज़्यादा तजर्बात करने से मुआलिज से मिल के अपनी बीमारी का चेकअप करवाएं, ताकि असल बीमारी को जान के उसका इलाज हो सके, तो उससे फिर हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि इसके कौन से फ़ायदेमंद घरेलू नुस्खे हो सकते हैं और ज़्यादा, और किस चीज़ के लिए वो मुफीद होंगे, ये भी बताएं। दाढ़ में शदीद दर्द हो रहा हो और आपके वक्त कोई पेन किलर मौजूद नहीं है, ठीक है, और आपके लिए दर्द बर्दाश्त नहीं है, तो आप फौरी तौर पर जो है वो लौंग लेके, ये जो लौंग के ऊपर इसका ताज होता है, लौंग के ऊपर एक छोटा सा ताज बना होता है, ये वाला ताज निकाल के तो उस दर्द वाली जगह पे रख के तो इसको दबाना शुरू कर दें, मतलब दबा के रखें उसको। एक तो इसी के साथ ही दर्द में अफाका होना शुरू हो जाता है। दूसरा, अगर थोड़ी सी मेहनत करना चाहें तो 3 से 4 लौंग लेके उसको थोड़ा सा खरल कर लें, इसको बारीक पीस लें और इसमें 2 से 3 कतरे लीमू के डाल दें। अच्छा। वो एक पेस्ट बन जाएगा और वो पेस्ट की तरह जो है वो मंजन करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह 2-4 मिनट के अंदर जो है वो दाढ़ का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। कि अगर किसी को बीपी का मसला है तो वो लौंग को कैसे इस्तेमाल करें? ब्लड प्रेशर में अमूमी तौर पर हमारे लिए ये सुना गया है कि जब लौंग के फ़ायदे बताए जाते हैं तो फिर लोग होते हैं ये तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। ब्लड प्रेशर असल में होता है खून का कोई क्लॉट बन जाना, मतलब कोई चीज़ रुक जाना। अमूमी तौर पर ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को खून पतला करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं, और लौंग के अंदर अल्लाह करीम ने ऐसी अफादियत रखी हुई है कि इसका अगर सबसे बड़ा फ़ायदा देखा जाए तो ये खून को पतला ही तो करता है। ये खून को जमने नहीं देता, ये खून के क्लॉट जो है वो रुकने नहीं देता। मतलब दिल के मसाइल के लिए भी बहुत अच्छा। दिल के लिए तो ये अक्सीर है। दिल के मरीज़ अगर उनको कोई शुगर नहीं है तो ये एक मीठा और खुशबूदार और मज़ेदार सा इलाज उनके लिए मैं दे देता हूँ। अमूमी तौर पर दिल के नुस्खे जो हैं वो ऐसे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, चूँकि ये ग़िज़ाई तौर पर है तो मैं देता हूँ। दिल और शुगर के नुस्खे मैं बहुत कम शेयर करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें तशख़ीस तलब होती हैं, पता चले तो फिर उनका नुस्खा दिया जा सकता है। लेकिन दिल जिनको कोई अटैक हुआ नहीं है, कोई वाल में मसला नहीं है और दिल को महफूज रखना चाहते हैं और बचना चाहते हैं कि हमें हार्ट अटैक जैसी पोजीशन ना हो, बाकी तो मेरा मालिक करम करे तो फिर ही उससे बचत हो सकती है। लेकिन जिनका दिल कमज़ोर पड़ रहा है, घबराहट हो रही है, थकावट हो रही है, ठंडे पसीने आ जाते हैं, किसी से बात करते हैं एकदम आंखों से अंधेरा आना शुरू हो जाता है या जिस्म में कपकपी आना शुरू हो जाती है, तो वो एक काम करें। ये खजूर अल्लाह करीम का एक हमें अता करदा तोहफ़ा है।
ये रमज़ान के बाद अब हमें कहीं नहीं नज़र आती है। हाँ, बिल्कुल। रमज़ान लोग use मुबारक भी नहीं में करते रमज़ान जी के जी बाद। रमज़ान मुबारक के 30 दिन तो ये हमें डबल ट्रिपल नज़र आती है, लेकिन ये पूरा साल हमारे फ़ायदे के लिए मौजूद है। ये एक खजूर सुबह के वक्त आपने क्या करना है, इसको ऐसे खोल लेना है, खजूर को खोल के और इसकी गुठली निकाल देनी है, और इसके अंदर आपने सिर्फ 2 लौंग रखने हैं, ये वाले 2 लौंग, ये वाले 2 लौंग इसके अंदर रख के, गुठली की जगह। हाँ जी, गुठली की जगह पे रख के, और इसको खा लेना है। इसको खा लेना है, खा के दिखा देते हैं, ऐसे खा लेना है। ठीक है। सुबह के वक्त ये वाला एक रोज़ाना अपना मामूल बना लें, अल्लाह के फजल करम के साथ दिल मजबूत रहेगा, दिमाग मजबूत रहेगा, नज़र मजबूत रहेगी। और जो पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाता है, जिन्होंने नाइट ड्यूटी की हुई होती है, वो सोते वक्त भी खा सकते हैं, जब उठते हैं उस वक्त भी खा सकते हैं। और ये बेहतरीन नुस्खा है जो ग़िज़ाई तौर पर अपने इस्तेमाल के साथ रखें, अल्लाह के फजल करम के साथ बेहतरी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, फैटी लिवर इसका भी मसला लोगों को रहता है, तो इसके लिए भी कोई मुफीद नुस्खा बताएं। फैटी लीवर के लिए असल में जो फ़ैट जमा हो गई है उसको भी हमने मेल्ट करने का कोई निज़ाम ऐसा बनाना है। सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ा में से उन चीज़ों को कम करें जो फ़ैट को ज़्यादा कर रही हैं। मिसाल के तौर पर मिठाई बंद करें, मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा ऑयली खाने जो हैं वो बंद करें, बहुत ज़्यादा जो सोडे वाली चीज़ें हैं वो बंद करें, अपने जिस्म को मुशक्क़त में लाएं, थोड़ी एक्सरसाइज में लेकर आएँ। और उसके साथ आप लौंग, ये आप ले लें 10 ग्राम, जलवत्री ये लें आप 20 ग्राम, दारचीनी ये लें आप 30 ग्राम। ये 3 चीज़ों का नुस्खा बना लें, सफ़ूफ बन जाएगा। अगर तो आप सफ़ूफ ही लेना चाहते हैं तो इसकी 1 चुटकी मतलब चम्मच का चौथा हिस्सा, ये वाला आप सुबह और शाम 2 टाइम पे सौंफ और बरंजासफ, ये 2 अरक मिलेंगे। सौंफ और बरंजासफ का अरक लेके इनको मिक्स कर लें, उसके साथ ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें। चंद महीने के अंदर मतलब 1-1.5 माह के बाद ये नुस्खा परहेज़ के साथ इस्तेमाल करें। आपका जो पेट का बहुत ज़्यादा फैलाव बढ़ रहा है, जो फैट आ रही है, अल्लाह के फजल करम के साथ इससे बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। लौंग के इस्तेमाल के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किन बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है हकीम मुजम्मिल हुसैन साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं। आज के दौर में रिश्ते पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। बज़ाहिर सब कुछ हमें ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत से लोग ऐसे ताल्लुकात में रह रहे होते हैं जो इन्हें खुशी की बजाय ज़हनी दबाव, बेचैनी और थकन दे रहे होते हैं। हम अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप का लफ्ज़ सुनते हैं, मगर सवाल ये है कि आखिर ये होता क्या है और हम कैसे पहचानें कि हमारा रिश्ता वाकई हेल्दी है या नहीं। और आजकल सोशल मीडिया ने इतने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि लोग जिनको फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से घर में लड़ाइयाँ होती हैं, अगले दिन उनकी सेपरेशन की, डिवोर्स की स्टोरीज लग जाती हैं। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ मुझे गुजारने का मौका दिया। और लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें सिर्फ़ अल्लाह के रसूल के लिए और नेक लोगों के लिए। अच्छा, ये मेरा जो इंटरव्यू है, जो मैंने इसी में सारी बात आपको बता दी है कि रिलेशनशिप जो है वो होती क्या है। तो रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए शुक्रगुज़ार भी होना चाहिए, और शुक्रगुज़ारी जो है वो शुरू होती है अल्लाह के ज़ात से, और फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर हमारे वालदैन, और फिर हमारे रूहानी वालदैन, हमारे रिश्ते, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे बहन भाई, वहाँ तक रिलेशनशिप आती है। तो यहाँ हर जगह पे आपकी रिलेशनशिप पॉजिटिव होनी चाहिए, उसमें झगड़ा हुआ फील ना होना चाहिए। जैसे कि ना एक बंद रहे हो कि ये करना है और ये नहीं करना है, जो पहले भी होता था। लेकिन उस ज़माने में, जैसे हमारे पेरेंट्स के ज़माने में, ये सारी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस मौजूद होती थी
कि ये नॉर्म्स हैं और इस नॉर्म को फॉलो करना है। लेकिन क्योंकि अब वो जो जेनजी आ गई है और अब जो आपने अभी अपने इंट्रो में बताया है, सोशल मीडिया ने नॉर्म सेट कर दिए हैं, तो वो तो ज़्यादातर वही लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल वो ऐसे अपने ही है। वालिदैन की बातों को और अपने दादा दादी की बातों को कहाँ फॉलो कर रहे हैं। True, उनके लिए तो ये कहा जाता है कि इनको तो कुछ पता नहीं है बिल्कुल ऐसे ही और इनको कमरे के किसी कोने में बिठा दो और उनकी ज़्यादा ना सुनना, क्योंकि ये बातें इनकी जो है ना वो ऑब्सलीट हो चुकी हैं। तो वो रिलेशनशिप जो आपको तरक्की के रास्ते में रुकावट पैदा करे, वो रिलेशनशिप जो आपको अच्छा फील ना कराए, वो रिलेशनशिप जो आपकी नींदों को ख़राब कर दे, वो रिलेशनशिप जो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में मुब्तला कर दे, और वो रिलेशनशिप जो आपको मुश्किल से ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर करे। इस तरह आप बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखते हैं अपने चारों तरफ कि वो मजबूरी में घसीट बिल्कुल घसीट ऐसे के ही। चल रहे हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती। बच्चे हैं या नॉर्म्स हैं कि तुम्हारी लाश निकलेगी उस घर से जहाँ तुम जाती हो। तो ये जो बातें हैं ये वो सारी बातें हैं कि उन रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाती हैं, जबकि रिलेशनशिप तो एक बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं कि और ये रिश्ते होते ही हैं, चाहे वो माँ बाप के रिश्ते हों, चाहे वो बहन भाई के हों, चाहे वो बॉस के और सबॉर्डिनेट के हों, चाहे वो कुलीग्स के हों, चाहे वो बहन भाइयों के हों। रिश्ते तो बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब वो टॉक्सिक हो जाए तो रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आप देखें कि माशरे में कितनी बड़ी टूट फूट है। इसी वजह से आप देखें कि तलाक़ का रेशो कहाँ चला गया है। इसी वजह से देखें कि लोग शादी से डरने लगे हैं। इसी वजह से आप देखिए कि लोग जो हैं वो अपने बच्चों को इवन स्कूल कॉलेज भेजने से डरते हैं कि वहाँ पता नहीं किन मसलों में को एजुकेशन में चला जाएगा तो क्या होगा, और को एजुकेशन में चली जाएगी तो क्या होगा। मदारिस में जाने में डर लगता है कि वहाँ पे किसी किस्म के और रिलेशंस ना डेवलप हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टॉक्सिक बना रही हैं उन रिलेशन को, उन रिश्तों को जो बहुत खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ना सिर्फ छोटे से झगड़े, छोटे से इख्तलाफ, जो कि मुझे लगता है नॉर्मल है, हर रिश्ते में होते हैं, चाहे माँ बाप हो, मियाँ बीवी हो, बहन भाई, उसमें इख्तलाफात होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उसको भी टॉक्सिसिटी का नाम दे देते हैं और उस चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं करते, डायलॉग नहीं करते, अच्छे लिसनर्स नहीं बनते। तो आपको लगता है कि इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो सोशल मीडिया है? अच्छा, ये इतनी बड़ी खूबसूरत बात आपने अपनी बात में ही कह दी, इसे अपनी क्वेश्चन में कर दी है। देखिए, अभी दुनिया में एक सबसे बड़ी वॉर हो रही है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी वॉर नहीं देखी। एक सानिया देखा था कोरोना की सूरत में, पूरी दुनिया मफलूज हो गई थी, और ये दूसरा सानिया है कि जिसमें भी पूरी दुनिया मफलूज है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अफेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर भी आप ये देखिए कि बातचीत हो रही है और लोग बैठ के टेबल पे बात करना चाहते हैं। मुज़ाकरात करना यहाँ चाह पे रहे भी हैं। मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहीं बैकडोर पॉलिसी पे बात हो रही है, कहीं कोई दूसरा मुल्क इन्वॉल्व है। ऐसे मुल्क इन्वॉल्व हैं कि जो जिनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो भी इन्वॉल्व हैं कि भाई ये सब अफेक्टेड होंगे, हम सब, पूरी दुनिया अफेक्टेड होगी। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि बात करना चाहिए। अच्छा, हमारा अलमिया जो है ना वो, अब हम ये सोशल मीडिया, अब आज से 10-20 साल पहले तो ये सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ थी नहीं, मसाइल तो उस वक्त भी थे। लेकिन होता क्या था कि जो घर का यूनिट है या मदारिस हैं या जरगा है या कोई बड़े घर के मौजूद हैं, वहाँ बैठ के अपने इश्यूज़ को डिस्कस करते थे और 90% केसेस जो हैं वो वहाँ पे ही डील हो जाते थे। तो मसला ख़त्म हो जाता था। नहीं तो फिर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता था, तलाक़ तक बात आ जाती थी, या कोई प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो जाते थे, फिर वो अदालतों में जाते थे, वो भी बहुत कम रेशो पे। आज जो ये सोशल मीडिया ने तो घर घर की कहानी ऐसी बना दी है कि छोटी छोटी बातों पे हम जज करते हैं, दूसरों को जज करने लगे हैं कि वो बैठती है तो ऐसा बैठती है, बात करती है तो ऐसा बात करती है। तो ये सोशल मीडिया का कुछ रोल तो पॉजिटिव है, और आपको पता ही है कि बहुत पॉजिटिव रोल है, हमें बहुत नॉलेज मिलती है। लेकिन इसमें बाज़ दफ़ा ऐसी नॉलेज हमारे ख़ास तौर पर जो जेनज़ी वाले बच्चे हैं, मैं यहाँ तक देखता हूँ कि ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं। आपको पता है, रिलेशनशिप टूट रही है, लोग, बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ये कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी स्टडी गोइंग है। और दूसरा एक और जो बहुत बहुत कॉमन चीज़ जो मैं देखने लगा हूँ वो ये कि मैंने ये स्टेटस लगाया था, तुमने इस पे जो है वो कमेंट ये वाला पास नहीं किया, तुमने लाइक नहीं किया और कोई तुमने अच्छी बात नहीं की, तुमने वो देखा है जो मैं तुम्हें नहीं देखना चाहिए था।
मतलब इन बातों पे हम लड़ाइयों पे और मसलाइल में चले गए। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इम्पेक्ट हमारे बच्चों पे और ख़ास तौर पे जेनज़ी जो आई है इस पे आया है। और यही वो नस्ल है कि जो इसने आगे जाके उस मुल्क को चलाना है, घरों को चलाना है, ख़ानदानों को चलाना है। कोई ऊपर जाएगा, कंट्रोल करेगा पूरे मुल्क को। तो ये लोग जिनकी इतनी इमोशनल हालात ख़राब हो चुके हैं, अनस्टेबिलिटी आ चुकी है इनकी ज़िंदगियों में, और ये सोशल मीडिया का तो इतना इम्पेक्ट हो गया कि नींदें ख़राब हो गई हैं। देखिए ना, लेट नाइट तक जागते हैं और एक यही कुछ कर रहे हैं और इन रील्स को देख रहे हैं और रील्स का इम्पेक्ट आ रहा है। और वो जो बैठे हुए हैं पीछे हमें कंट्रोल करने के लिए, हमारी नस्ल को, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे बच्चे थोड़ी हैं। ऐसे सो कॉल्ड इमरान मुर्तज़ा का बच्चा है ये, वो जो वहाँ बैठा है पता नहीं अमेरिका के किसी कोने में या इसराइल के किसी कोने में, जो कंट्रोल कर रहा है, जो फीड कर रहा है ब्रेन को, हमारे बच्चों को, वहाँ से कंट्रोल कर रहा है। तो बच्चे तो उनके हैं, ये बच्चे उनके हैं, तो हमें कंट्रोल कैसे करना है? खर्चा वर्चा हम उनके ऊपर कर रहे हैं, पैसे हम खर्च कर रहे हैं, कपड़े उनको दिला रहे हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की फ़ीस हम दे रहे हैं, मर्ज़ी उनकी चल रही है। ये कितनी ख़तरनाक बात है। जैसे मैं अपने घरों में सुनता हूँ, आप भी लोग सुनते होंगे कि 25 साल तक जो है ना वो अम्मा ने पाला और 15 दिन में जो है ना वो बहू ने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। तो ये वो बच्चे हैं कि जो किसी और के कंट्रोल में आते हैं। तो ये जो जेनज़ी है इस पे भी बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये नस्ल, तो मीडिया का रोल भी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट इस वजह से हो गया है कि अगर वो कोई कंटेंट वो डेवलप कर रहे हैं जो उनको इंस्पायर कर रहा है, तो वो कंटेंट हम क्यों नहीं डेवलप कर सकते? हमारे पास तो रोल मॉडल्स मौजूद हैं। हमारे पास तो वो रोल मॉडल मौजूद हैं कि जो इस तरह की चीज़ों को निगेट करने के लिए मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, और ये कौन बताएगा, ये कौन पढ़ाएगा, ये कौन पहले तो हमको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों पे अपने मज़हब से, अपने मुल्क से, अपने कल्चर से हमें ख़ुद इतने मजबूती से इसको बिलीफ सिस्टम को बनाना पड़ेगा, तो ही हमारी एक्शंस जो है ना वो लोगों के लिए रोल मॉडल करेंगे। ओन करना पड़ेगा। देखिए ना, हम खुद ही ओन नहीं कर रहे अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को, अपने मज़हब को। हम तो कोई गोरा खुदा ना खास्ता कहीं नज़र आ जाए और डिप्रेस हो जाते हैं कि ये या आके कोई अंग्रेज़ी के 2 जुमले बोल देगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। मैं एक इसमें मजाक सी बात है, मैं इंग्लैंड में था तो मेरे पास एक एड्रेस था, तो वो एड्रेस लेके मैं वो रोड पे जा रहा था और मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने एक गोरे से ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा भाई ये बता दो। तो वो नाराज़ हो गया, तो कहता तुम सब लोग ये समझते हो कि हमें पढ़ना आता है, मैंने स्कूल के शक्ल भी नहीं देखी, मुझे कोई पढ़ना नहीं आता। मैं हैरान हो गया, क्योंकि मेरे तो पर्सपेक्टिव ये था कि हर गोरा बहुत पढ़ा लिखा है, स्टूडेंट लाइफ की बात है। तो यही अब मैं समझ रहा हूँ कि देखें अभी आपके सामने मिसाल है ईरान की, कैसा जवाब है, कैसी ज़बरदस्त बात है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो गई है और वो खड़ा हो गया है, और जो उसने कहा कि मैं खड़ा हूँ। तो ये मिसालें मौजूद हैं। हमें अपने बच्चों के लिए घरों में से, और सबसे बड़ा जो टॉक्सिक रिलेशन मैंने देखा है कि माँ बाप का देखा है। जहाँ माँ बाप मजबूत हैं, जहाँ माँ बाप एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट का काम करते हैं, नहीं तो माँ बाप ही सेल्फ स्टीम कम करते हैं एक दूसरे की। इसको कुछ आता नहीं है, ये तो अपनी माँ के पैरों में बैठा रहता है, मेरी तो ये सुनता ही नहीं है, शौहर के लिए को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो जिसके नतीजा ये निकलता है कि वो साइकेट्रिक इलनेस की तरफ जाते हैं। मैंने जितने बाइपोलर के पेशेंट, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट इनहेरिटेंस में देखे हैं कि ये इनमें जीन्स में ये बीमारी आती है, लेकिन जो चीज़ उसको आगे बढ़ाती है, जो चीज़ उसमें खाद और पानी का काम करती है, वो रिलेशंस है पेरेंट्स के। क्योंकि बच्चा जो है ना वो आँखों से सीखता है, बच्चा जो है वो ज़बान से नहीं सीखता कि तुम पढ़ो। उसको पढ़ के दिखाना पड़ता है, उसको नमाज पढ़ के दिखाना पड़ता है, उसको झूठ नहीं बोल के दिखाना पड़ता है, उसको सच बोल के दिखाना पड़ता है, तो वो आगे चलता है। तो ये रिलेशनशिप उसी सूरत में आगे बेहतर हो सकती है कि जब आपका अपना रोल जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ना अपने इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनको पता होता है कि उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो,
लेकिन पता नहीं उनको क्या नेगेटिव अटैचमेंट होती है कि वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, सबसे पहले एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि हम इसके बगैर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये क्यों होता है कि हमें क्या मज़ा आ रहा होता है? क्या ये चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं कि हमें उस अब्यूज़ में मज़ा आ रहा होता है? अच्छा, ये बड़े मज़े की चीज़ है। बेसिकली ये जो इस तरह के ट्रॉमेटिक किस्म के रिलेशनशिप होते हैं, इससे मज़ा बहुत होता है। अच्छा, मज़ा कैसे होता है ये आप समझें। जो एडिक्शन में मज़ा होता है, मज़ा ये होता है कि पहले लड़ाई होती है, एक दूसरे को ब्लेम कहते हैं, उसके बाद पे जो है ना वो मोहब्बत होती है। मोहब्बत में गिफ्ट का ट्रांसफ़र होता है। अब चाहे वो मियाँ बीवी हैं तो किसी और किस्म के गिफ्ट होंगे, अगर कोई फ्रेंडशिप है तो किसी और किस्म के गिफ्ट होंगे, फिर उसके बाद लड़ाई होगी और फिर दोबारा वो एक विशियस सर्कल है जिससे वो निकल नहीं सकते। अच्छा, वो ये समझते हैं कि ये तकलीफ़ दे चीज़ें जो है ना, इसी में जो है ना वो मज़ा है, क्योंकि वो हार्मोन जो एडिक्शन में निकलते हैं ना, आप उस हार्मोन की मज़े की लेवल को समझ ही नहीं सकते जब तक आप उससे गुजरे ना। तो पीक पे जाते हैं हर चीज़ में। मतलब जैसे बादशाहों का निज़ाम नहीं होता था कि जनाब ये खुश हुए तो जो है वो सोने से लाद दिया और नाराज़ हुए तो गर्दन काट दी। तो ये रिलेशनशिप अमूमन कॉमनली हम देख रहे होते हैं, और उसमें जो है वो उसमें रहने में उनको मज़ा आता है। अच्छा, जैसे मजबूरियाँ शो की जाती हैं कि मेरी मजबूरी है कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं छोड़ सकती। मैं इस तरह के बहुत कॉमन वाक़यात आपको सुना सकता हूँ कि मेरे पास कई बेटियाँ आती हैं, उनके बच्चे होते हैं कि शौहर जो है पहले दिन से पिटाई कर रहा है और मैं तो उसकी जुल्म बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, और 4 बच्चे भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे 4 बच्चे भी होते हैं, पैदा होते रहते हैं, हाँ, कंपैटिबिलिटी और वो उनकी मैं आपको 12 बता साल रहा बाद हूँ भी नहीं ना होती। कि एक तरफ तो वो लड़ रहे हैं, सुबह पिटाई हो रही है, True. और फिर उसके बाद दूसरे रिलेशन भी चल रहे हैं और वो उसको समझ रहे हैं कि ये एक नॉर्मल पैटर्न ऑफ द लाइफ है। तो ये तो अब इस जेनजी ने और इस मीडिया ने जो है ना, इसमें थोड़ा सा दरार पैदा की है, जो मैं एक समझता हूँ एक पॉजिटिव बात भी आई। ये असल इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि इन रिलेशंस को जो है वो नॉर्मलाइज रखना कैसे ज़रूरी है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और हेल्दी रिलेशनशिप होता क्या है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नो कहना सीखना चाहिए। ये नहीं कह सकते, इसमें बड़ी तकलीफ होती है नो कहना। बहुत मेजॉरिटी लोग मेजॉरिटी नो नहीं कह सकते, और फिर वो जब हम नो नहीं कहते तो फिर हम उस पैथोलॉजिकल रिलेशन को, जो टॉक्सिक रिलेशन है, तकलीफ दा रिश्ता है, उसको लेके चलते थे। डॉक्टर साहब, लोग नो की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, स्पेशली मर्द। आई रेड समवेयर, यू कैन डिसएग्री विद मी, कि आपने उसकी असलियत देखनी हो ना, उसको नो कहो, अपनी बाउंड्री सेट करो, तो फिर जो आगे से उसका रिएक्शन है ना, वो बताएगा कि वो बंदा कैसा है। अच्छा, ये जो बाउंड्री का लफ्ज़ है ना, ये जो बहुत कॉमन मैं आजकल टीवी पे देखता हूँ और मीडिया में देखता हूँ कि बाउंड्री सेट कर लो और जो है ना वो नॉर्म सेट कर लो। यार, बाउंड्री सेट करने का मतलब ये थोड़ी है कि दीवारें बना दो और बिल्कुल एंट्री बंद हो जाए, आप भी ना बाहर जा सके ना दूसरा अंदर आ सके। बाउंड्री तो ये है कि दरवाजे इस तरह के रखे जा सके जहाँ दोनों एक्सेप्टेबल हो। बिल्कुल ऐसे ही। दरवाजे भी तो होने चाहिए ना उन बाउंड्रीज में। क्या, अच्छा, बाउंड्री हम समझ लेते हैं कि बस नो टू नो, रिजिड हो जाते हैं हम। जैसे अभी ईरान हो गया कि नो टू नो, ये अमेरिका हो गया हम करूँगा ही करूँगा। बाउंड्री तो कहीं पे भी सेट नहीं हो सकती। बाउंड्री नॉर्म्स ये हैं कि गिव ए गोल्डन शेक हैंड। गोल्डन शेक हैंड क्या होता है? कुछ तुम्हारे लिए, कुछ मेरे लिए। तुम्हें कहाँ तक आना है और मुझे कहाँ तक जाना है, ये है बाउंड्री। लेकिन उसके लिए दरवाज़ा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल ऐसे। दीवारें बना लें, और हम लोग दीवारें बना लेते हैं, और उसकी वजह यह है कि रिलेशंस में आप देखें, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के रिलेशंस में हम दीवारें बना लेते हैं, और फिर नतीजा वही तलाक या सेपरेशन, या फिर रगड़ रगड़ के एक साथ ज़िंदगी गुजारना। मजबूरी है जी, बच्चे हैं, मजबूरी है जी, बेटी है, क्या कहेगी दुनिया इसकी शादी के वक्त, यानी इस तरह की कहानियाँ। और अपनी ज़िंदगी, जो इंडिविजुअल की ज़िंदगी है, वो बिल्कुल बर्बाद होते हुए देखी है मैंने। यानी उसकी ज़िंदगी ज़िंदगी होती ही नहीं है कि वो कैसे गुजारे। बिल्कुल ऐसे है। और ये कहीं पे भी इसको पॉजिटिव नहीं कहा गया। देखिए, अनहेल्दी रिलेशंस आपको कौन सी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं? क्या कोई शख्स जो इतना नेगेटिव दूसरे के बारे में होता है? इस तरह मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान एक ही कमरे में सोते हैं। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान एक कमरे में सोते हैं, यानी मियाँ बीवी। अच्छा, ओके, ठीक है। कि वो इतनी दुश्मनी एक दूसरे के लिए होती है कि वो इसको मौका मिले तो उसको एटम बम मार दे, और उसको एटम मिले तो इसको एटम बम मार दे, लेकिन सोते एक ही कमरे में।
ये कैसा रिलेशन है? तो इस रिलेशन को कहीं ना कहीं तो कोई दरवाज़ा तो खोल के रखना चाहिए ना, ये कहीं कोई बातचीत, कोई डायलॉग का मौका तो मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पे हम बात कर रहे थे कि ये होते क्या हैं, हम इनसे कैसे बच सकते हैं, और आजकल जो सोशल मीडिया ने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट किए हैं हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। और हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सईद इमरान मुर्तज़ा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया आपका। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कभी हकीकत मुंतज़र नजर आए लिबास मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। कभी हकीकत मुंतज़र ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिले। मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में, तेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। कभी हकीकत मुंतज़र। कलाम आपने सुना इलामा इकबाल का। हमारे साथ बहुत ही प्यारा ग्रुप मौजूद है और इनको वेलकम करते हैं और इनको खुद कहेंगे कि अपना अपना नाम बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेवा जावेद है। ठीक है, और आप? शयान शौकत। शयान शौकत। और आप? साइमन अंजलो। ठीक है, और आप? जोएल सलीम। ठीक है, तो अपने बारे में बताएं। आप लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं? जी मैं पंजाब कॉलेज में FSc प्री मेडिकल कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ग्रेट। तो मेडिकल कर रही हैं और आप खुद भी सिंगर हैं? हाँ जी, सिंगिंग करती हूँ। तो मैनेज कर लेती हैं दोनों को? हाँ जी, हो जाता है। हो जाता है जी। अच्छा, शयान आप बताएं। मैं भी पंजाब कॉलेज से ICS फिजिक्स कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और साथ आप तबला प्लेयर भी हैं? जी। ठीक है, फिजिक्स भी पढ़े हैं और तबला भी बजा लेते हैं। तो फिजिक्स ज़्यादा मुश्किल है कि तबला? दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह मुश्किल है। अच्छा, आप बताएं। मैं FSc प्री मेडिकल कर रहा हूँ पंजाब कॉलेज से। अच्छा, आप माशाल्लाह मेडिकल कर रहे हैं और साथ म्यूज़िक भी कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो टाइम मिल जाता है इसके लिए? और आपने माशाल्लाह इतना प्यारा हमें कलाम सुनाया है। जी, क्यों नहीं, मिल जाता है। स्टडी में अच्छे हैं? जी क्यों। मार्क्स अच्छे आते हैं? हाँ जी। अच्छा शयान, आप बताएं कि तबला कहाँ से सीखा आपने? खुद से ही? नहीं, उस्ताद सुलेमान मानद से बाकायदा क्लासेस ली हैं इसकी। अच्छा ठीक है, कब स्टार्ट किया आपने? मैंने तकरीबन कोई 5 इयर्स पहले स्टार्ट किया तबले का। ठीक है, तो आप बताएं, आप साथ बजा भी लेते हैं, हारमोनियम भी, और आप गाते भी हैं, तो ये कहाँ से सीखा आपने? मैंने उस्ताद रसीद शाहिद है, उनसे सीखा मैंने बाकायदा। और स्टार्ट कब किया? मैं जब 4 साल का था तब से। ठीक है, अच्छा तो फिर हमें क्या सुना रहे हैं, कौन सुनाएगा? मैं सुना रही हूँ। ठीक है, कलाम इकबाल है। जी जी ज़रूर सुनाइए। खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू, सुभान तू है। खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू, सुभान तू है। यकी पैदा करेगा फिर के मगलूबे गुमा तू है। अबद तेरा खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जावेदा तू है। खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू, जुबान तू है।
काम आती है शमशीरें न तदबीरें। गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें। जो ज़ोक़े की पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाज़ू का, निगाहे मर्द मोमिन से हकीकत एक है हर शय के खाकी हो के नूरी हो। लहू खुर्शीद का टपके अगर ज़र्रे का दिल चीरे। खुदाए लम्हे ज़ल का दस्त कुदरत तो सुबह तू है। क्या बात है, अमेजिंग, बहुत प्यारी आवाज़ है रिवा आपकी। कहाँ से सीखा है आपने? खुद से ही सीखा है या प्रॉपर क्लासेस लिया आपने? हाँ जी, प्रॉपर क्लासेस लेती हूँ, टीचर्स हैं मेरे, तो उनसे फिर सीख रही हूँ मैं। अच्छा, तो ये आप सबका एक बैंड है, आप एक साथ ही परफॉर्म करते हैं? हाँ जी, हमारा PCLS की सोसाइटी है, तो उसमें हम सबकी टीम है। अच्छा, बताएं आप लोगों के बारी बारी फेवरेट सिंगर कौन से हैं? आपसे स्टार्ट करेंगे। मेरे से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली क्लासिकल देखा जाए तो मेहदी हसन, ठीक है। डिफरेंट जॉनर्स के डिफरेंट सिंगर्स हैं। रिवा आप बताएं। मुझे नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनना बहुत पसंद है। अच्छा, वेरी गुड। और आप बताएं शयान। मेरा ज़रा इंटरेस्ट क्लासिकल में रहा है तो उस्ताद मेहदी हसन साहब। अच्छा, ठीक है। और आप बताएं। मैं मोस्टली दो तरह का सुनता हूँ, गज़ल में उस्ताद मेहदी हसन साहब, और अगर कवाली तो फिर उस्ताद। ठीक है, मतलब कवाली में भी आप लोगों का इंटरेस्ट है। तो आप चारों की बॉन्डिंग आपस में कैसी है? अच्छी है? लड़ाई वगैरह तो नहीं होती ज़्यादा? नहीं, लड़ाई तो नहीं होती, अच्छे से ही रहते हैं। अच्छा, अभी तक लड़ाई नहीं हुई? नहीं हुई। और अब एक साथ परफॉर्म करते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप चारों की फैमिली आपको सपोर्ट करती है? हाँ जी, बिल्कुल। शुरू ऐसा होता है ना, कभी कभी शुरू में फैमिली नहीं सपोर्ट करती। जैसे आपने बताया आप IT कर रहे हैं, आप फिजिक्स, आप दोनों मेडिकल कर रहे हैं, तो घर वाले ये नहीं कहते कि भाई नहीं बस इसी पे फोकस करो? नहीं, वो कहते हैं कि आप दोनों चीज़ों को अगर बैलेंस रख सकते हैं तो फिर आप करें दोनों को। ठीक है, तो फिर बताएं हमें जाते जाते कौन सा कलाम या सॉन्ग क्या सुनाएंगे आप? सितारों से आगे। ठीक है। हाँ, और भी फरेबे नजर है सुकूनो सबब, तड़पता है ज़र्रे कायनात, ठहरता नहीं कारवाने वजूद के हर लहजा ताज़ा शाने वजूद। जमानों को मेरी आहे सहर दे, जमानों को मेरी आहे सहर दे, फिर निशानी बच्चों को बाल पर दे, फिर निशानी बच्चों को बाल पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत याम कर दे। सितारों से आगे, सितारों से आगे, जहाँ और भी है सितारों से आगे, जहाँ और भी है। अभी इश्क के